नमस्कार सभी को। मैं शालिनी केवी टीचर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमने अपने इस चैनल पर केसी श्रीवास्तव की बुक प्रारंभ की हुई है, जो है आपकी इम्पोर्टेंट हर एक एग्जाम के लिए, ठीक है, चाहे वो यूजीसी नेट हो या फिर किसी भी स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का पीजीटी का एग्जाम हो। अगर आपको प्राचीन भारत के सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो ये बुक आपको जरूर पढ़नी पड़ेगी। इसमें हमने अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट है, जिसका नाम है आदि इतिहास या फिर धातु काल का प्रारंभ। तो आज हम इसके बारे में जो देखने वाले हैं, यानी आज हम उन सब इतिहास की परतों को खोलने वाले हैं जो भारत के उस शुरुआती दौर में हमें बताएंगी कि क्या क्या भारत में परिवर्तन आए हैं। भारत का इतिहास अब एक नई करवटें लेगा। मतलब हम पाषाण युग से लेकर के अब धातु युग पर पहुंचेंगे। यानी इससे पहले हमने बात की थी पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग। आज हम यहाँ से ट्रांसफर होकर के बात करेंगे धातु युग के बारे में। मतलब हम बात करेंगे आज ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों की, और फिर उसके बाद बात करेंगे हम एक महान कांस्य युगीन सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसने दुनिया को ही हैरान कर दिया। इसके लिए हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं, कुछ पुरातत्ववादियों के जो है शोध हैं। अब हमारा जो उद्देश्य होगा वो हम देखेंगे कि ये जो बड़े बदलाव हुए हैं इनको हम अच्छे तरीके से समझें, और जो हमारी प्राचीन संस्कृतियां हैं हम उनके असली महत्व को जानें। देखिएगा, ये जो खोज हुए हैं, ये जो खुदाइयाँ हुई हैं, इन्होंने जो हमारी इतिहास के बारे में जो समझ थी उसे बिल्कुल जड़ से ही बदल दिया। मतलब हम जैसा पहले सोचते थे बिल्कुल उसका उल्टा हो गया। ये संस्कृतियां न केवल विकसित थी बल्कि बहुत बड़े इलाके में भी फैली हुई थी। तो आज बात करते हैं हम धातुओं के इस्तेमाल के बारे में। हम देखेंगे इस चैप्टर में कि सबसे पहले मानव ने तांबे का इस्तेमाल करना सीखा, उसके बाद कांसे का, और फिर सबसे बाद में लोहे का। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि उसने धातुओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो उसने पत्थर के औजार बिल्कुल बंद कर दिए। नहीं, वो पत्थर के औजार को भी इस्तेमाल करेगा और धातु के औजारों का भी इस्तेमाल करेगा। यानी कि ये एक बहुत ही लंबा दौर होगा, एक बहुत ही लंबा समय होगा जिसमें कि तांबे और पत्थर के औजार एक साथ साथ इस्तेमाल होंगे। भारत में हमें ऐसी संस्कृतियां मिली हैं जिसमें पत्थर और तांबा साथ में इस्तेमाल किया गया है, और उस संस्कृति को नाम दिया गया है ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। और यह कोई एक छोटा समय नहीं होगा, बल्कि ये संस्कृतियां होंगी जो हमारी हड़प्पा से पहले की भी होंगी, उसके साथ की भी होंगी और उसके बाद भी होंगी। यानी कि हमें ये जो संस्कृतियां हैं, ये इनके जो सबूत हैं भारत के कई स्थानों से मिलेंगे, पूरी ही सब जगह फैले हुए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाषाण युग की समाप्ति के बाद धातुओं के प्रयोग का युग प्रारंभ हुआ। जैसे मैंने अभी बताया है कि पत्थरों का तो एक तरीके से युग समाप्त हुआ है और धातुओं का यूज मानव ने करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले उसने तांबे का प्रयोग किया, फिर कांसे का और फिर लोहे का। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने पत्थर के उपकरणों का प्रयोग बंद कर दिया था। लंबे समय तक मनुष्य ने तांबे और पत्थर के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग किया। भारत के विभिन्न भागों से हमें कई संस्कृतियां प्रकाश में देखने को मिलेंगी, जिनमें पत्थर और तांबे का उपयोग साथ साथ दिखाई देगा, और इन्हें हम ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां कहेंगे। जो उनका टाइम पीरियड होगा वो बहुत बड़ा होगा, और इन्हें हम प्राक हड़प्पा यानी हड़प्पा से पहले की, हड़प्पा के साथ साथ और हड़प्पा के बाद की संस्कृतियां मानेंगे, और ये उस टाइम तक फैली हुई है। अब देखिएगा, मैंने आपको बताया कि भारत के कई जगह से हमें इसके सबूत मिले हैं। तो हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व दक्षिण अफगानिस्तान के, यानी कि मुंडीगाक और देहगार से घुंडई, यानी कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता से पहले जो हमें दक्षिणी अफगानिस्तान है उसका मुंडीगाक है, देहमार से घुंडई है, बलूचिस्तान में मेहरगढ़, नाल, स्याहदम, सादात, किले गुल मोहम्मद, पेरियानो घुंडई, कुल्ली, मेही। अब देखिएगा, ये आपको जगह का नाम जरूर याद रखना है। वो आपको कई बार मैचिंग के लिए दे देगा, या फिर कई बार ऐसे पूछ लेगा कि जो किले गुल मोहम्मद है वो कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध या फिर राजस्थान, इस तरीके से। या फिर आपको मैचिंग के लिए भी दे देगा कि चार देशों के नाम दे देगा, और वो ये ऑप्शन दे देगा कि कौन से देश में कौन सी जगह स्थित है। तो ये आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा। फिर सिंध में कोटदजी, आमरी, पश्चिम पंजाब में सरायखोला, जलालीपुर, राजस्थान में कालीबंगा, हरियाणा में बनावली आदि जगह से हमें ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के प्रमाण मिले हैं। हम बात करें, अब देखिएगा, ये जो हमने देखा है कि ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हमने जो कहा है, तो हमने इनकी पहचान कैसे की।
हमने जो इनकी पहचान की वो यहाँ से मिले मिट्टी के बर्तनों के आधार पर की। मतलब इन जगह से हमें मुख्य रूप से दो तरह के बर्तन मिलेंगे। एक तो होंगे हल्के पीले और पांडु रंग के, जिन्हें हम कहेंगे बफवेयर। दूसरे हमें मिलेंगे लाल रंग के मर्दभांड, जिन्हें हम कहेंगे बफ एंड रेड वेयर्स। ठीक है। और अब हम देखेंगे कि हमने इन्हें अलग अलग संस्कृतियों से भी जोड़ देंगे। यानी एक तो हम इन्हें जोड़ेंगे जो एक लाल बर्तन होंगे और एक पांडु बर्तन होंगे, तो उन्हें हम दो तरह की संस्कृतियों से जोड़ेंगे। एक को हम नाम देंगे जॉब संस्कृति, दूसरी को हम कहेंगे पांडु वर्ण संस्कृति, जो हमें अलग अलग जगह से मिलने वाले बर्तनों के आधार पर हमने विभाजित की है। देखिएगा, अब हम बात करते हैं बलूचिस्तान और सिंधु क्षेत्र। इन संस्कृतियों के लोग पांडु यानी कि पीले रंग का, पीले रंग का और लाल रंग के यानी कि बफ एंड रेड वेयर प्रयोग में लाते थे। कहाँ से? बलूचिस्तान के और सिंध के लोग। अब देखिएगा, लाल रंग के जो भांड है यानी लाल रंग के जो बर्तन है, उनका संबंध दक्षिण क्षेत्र से माना गया है। अब पहली संस्कृति को जाब नाम दिया गया है और दूसरी को पांडुवर्ण संस्कृति कहा गया है। यानी कि जो हमारे जाप संस्कृति है वहां से तो हमें लाल बर्तन मिले हैं, ठीक है। और जो हमारा क्वेटा, कुल्ली, आम्रनली, अमरीनाल जो है, वहां से हमें पांडु रंग के बर्तन मिले हैं। अब देखिएगा, लेकिन कुछ विद्वान इन सब से सहमत नहीं है। क्योंकि क्या है? क्योंकि देखा गया है कि इस बंटवारे से वो पूरी तरह सहमत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने देखा कि दोनों ही तरह के बर्तन एक दूसरे के इलाकों में मिल रहे हैं। मतलब उन्होंने देखा कि जो लाल भांड वाले क्षेत्रों में तो पांडु भांड तथा पांडु भांड वाले क्षेत्रों में लाल रंग के मर्द भांड भी मिल रहे हैं। तो अब तो फिर इन्होंने कहा, इन संस्कृतियों को इन्होंने प्राक सैंधव, प्राक हड़प्पा अथवा प्रारंभिक हड़प्पा कहा। यानी कि इन संस्कृतियों को इन्होंने कहा, पुरातत्ववादियों ने मतलब जो भी माना इन्हें, बेसिकली वे ये इसे मान रहे थे कि ये विकसित हड़प्पा जो थी उससे पहले का समय था, और इसे इन्होंने नाम दिया था प्राक हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा या फिर प्राक सैंधव। ठीक है। तो यानी कि आज हम यानी जो अब हमारा जो हड़प्पा हम देखेंगे, यानी जो विकसित हड़प्पा है, ये उसका प्रारंभिक दौर है। ठीक है। कहीं ना कहीं इसने उसके लिए जो नींव तैयार कर दी थी विकसित हड़प्पा के लिए। अब हम देखेंगे कि अब हमारा जो सवाल होगा, हम आगे जो इसमें पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि ये लोग यहाँ पर रहते कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा था, उनका जीवन कैसा था, सिर्फ उनके पास औजार ही थे या फिर कुछ और भी थे। तो अब हम चलिए आगे पढ़ते हैं। हम देखेंगे कि जो प्राक सैंधव संस्कृति है, यानी कि जो विकसित हड़प्पा है, उससे पहले के जो लोग हैं वो पत्थर के साथ साथ तांबे के उपकरणों का भी प्रयोग करने लगे थे। पाषाण फल को यानी फ्लेक्स की अधिकता मिली है। तांबे के उपकरण में हमें जैसे कुल्हाड़ी, चाकू, चूड़ियां, मुद्रिकाएं, कंकण, ये सब मिले हैं। यानी कि अब हम देखते हैं कि हमें अब इन लोगों का जो जीवन था ना, वो काफी व्यवस्थित लगने लगा था। यानी हमने देखा औजारों में पत्थर के फलक तो थे ही, साथ में तांबे की हमें कुल्हाड़ी भी मिली है, चाकू भी मिला है, अंगूठियां भी मिली हैं, चूड़ियां भी मिली हैं। मतलब तांबे का जो प्रयोग था वो काफी इस्तेमाल होने लगा था। और अब हम देखेंगे कि शिल्पकारी भी बनने लगी थी। मतलब कीमती पत्थरों के मनके बनने लगे थे। जो मिट्टी के बर्तन थे वो हाथ से भी बनते थे और चाक पर भी बनाए जाते थे। हम देखेंगे ज्यादातर हल्के और गुलाबी रंग के बर्तन हमें मिलेंगे और इन पर काली रंग की चित्रकारियां मिलेंगी। ठीक है। हम देखेंगे आगे कि क्या अर्थव्यवस्था थी और कैसे ये लोग अपना जीवन को बिता रहे थे। तो हमने देखा बहुमूल्य पत्थरों के बने मनके मिले हैं, विविध प्रकार के हाथ और चाक पर बनाए गए मृदभांड मिले हैं। ये मुख्यतः लाल और पांडु यानी हल्के गुलाबी रंग के बर्तन मिले हैं। यहाँ पर कुछ बर्तनों पर काले रंग की चित्रकारियां भी मिलती है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर लोग अपने खाने पीने की चीजों का इस्तेमाल कैसे करते थे, मतलब यहाँ के लोगों की अर्थव्यवस्था क्या थी। तो हम बात करें, इस संस्कृति के लोग कृषक और पशुचारी थे। वो लोग जैसे कि गेहूं बीज, जौ, धान, मसूर, उड़द, मटर, ये सब खेती करने लगे थे। और पशुओं में वो लोग गाय, बैल, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस आदि का पालन करने लगे थे। यानी कि अब हम लोग देखेंगे कि इन लोगों ने पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। मतलब ये लोग अब बस्तियों में रहने लगे थे। बस्तियों में मतलब जैसे गांव वगैरह में बस्तियां बन जाती हैं, वहां पर रहने लगे थे। अब आगे हम बात करेंगे कि जब वो गांव में रहने लगे थे तो उन्होंने घर कैसे बनाए थे। तो देखिए, उनकी जो मकान थे वो मिट्टी और घास फूस से बनते थे। कहीं कहीं कच्ची ईंटों का भी प्रयोग मिलता है, कच्ची ईंटों का, है ना। तो अब हम देखते हैं कि यानी लोगों में एक
मकान बनाने की समझ विकसित हो चुकी थी। और ये जो बात है ये यही नहीं खत्म होती, हम देखेंगे कि कुछ स्थल जैसे कोटदजी, कालीबंगन आदि में अनगढ़ पत्थरों के प्रयोग तथा किलेबंदी के साक्ष्य भी मिले हैं। इसका मतलब कि हमने देखा है कि यहाँ पर किलेबंदी होने लगी थी, मतलब सुरक्षा दीवारें बनने लगी थी। यानी कि हम देखते हैं कि ताम्र पाषाणिक काल में हमें जो लोग थे, हमारे मानव थे, उनमें सुरक्षा का कंसेप्ट आ गया था। यानी कि जो सामाजिक संगठन है वो थोड़ा जटिल हो रहा था, है ना। यानी अब उन लोगों ने अपनी किलेबंदी शुरू कर दी थी, यानी कि अपनी सुरक्षा उन्होंने शुरू कर दी थी। अब हम देखते हैं कि इनकी सोच क्या थी, इनकी मान्यता क्या थी, यानी किस तरह की इनकी मान्यता हमें देखने को मिलती है। इन्होंने कहा कि जो कुल्ली है और जो जाग है आदि से प्राप्त नारी मूर्तियां माता देवी की पूजा का संकेत देती हैं। और शवादहन में भी दाह कर्म और समाधिकरण दोनों विधियां दिखाई देती है, मतलब शरीर को जलाने वाला और शरीर को दफनाने वाला दोनों ही तरीके हमें दिखाई देते हैं। यानी हम देखते हैं कि जो कुल्ली और जाब है वहां से जो नारी की मूर्तियां मिली हैं, तो शायद वे या तो मातृ देवी या फिर उर्वरता की देवी की तरफ इशारा करती हैं। और हमने देखा कि अंतिम संस्कार के लिए भी शवों को जलाना और दफनाना दोनों तरीके से इन्होंने दोनों तरीके अपनाए थे। हमने देखा कि कुछ हम देखेंगे यहाँ पर कि कुछ जगह से हमें अस्थि कलश मिलेंगे, यानी राख के साथ साथ औजार और गहने भी रखे हुए हैं उसमें। यानी ये लोग ये मानेंगे कि कुछ दूसरी दुनिया भी होती होगी और दूसरी दुनिया में भी उनकी सेम जरूरतें होती होंगी, यानी कि वहां पर भी उन्हें इन सब चीजों की जरूरत पड़ती होगी। इन्होंने कहा कि अस्थि कलश में औजार, उपकरण, आभूषण आदि मिले हैं और इससे कई प्रकार के लोकोत्तर जीवन में विश्वास की झलक मिलती है। मतलब ये मानते होंगे कि मरने के बाद भी शायद दूसरी दुनिया होती है। फिर हम देखते हैं कि हमने देखा कि अब ये हमें ये बात पता चलती है कि ये जो गांव थे ना, ये कोई साधारण गांव नहीं थे। हमने अभी बात की कि लोग किलेबंदी करने लगे थे, व्यवस्थित घर बनाने लगे थे। और जो कोट दजी है वहां पर तो हमें सुनियोजित भवन और नालियां भी देखने को मिली है। यानी हमारा जो सिंध, पंजाब, राजस्थान आदि की ग्रामीण संस्कृतियां हैं, तो हमने देखा वो बहुत विकसित थी। कोट दजी के संदर्भ में हमें यह दिखाई देता है कि यहाँ पर सुनियोजित भवन, सुदृढ़ सुरक्षा दीवार और नालियों की उत्तम व्यवस्था थी। यानी एक समृद्ध ग्रामीण आधार पर ही कालांतर में नगरीय सैंधव सभ्यता का विकास हुआ। तो यानी अब हम देखते हैं, प्रश्न हमारा यह उठता है कि ये जो विकसित ग्रामीण संस्कृतियां थी, ये कैसे उस महान शहरी सभ्यता में बदली जिसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्या ये वही जमीन थी जिस पर ये फिर एक बाद में जा करके बड़ी इमारत खड़ी हुई? तो अगर हम बात करें तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यही वो समृद्ध एक ग्रामीण आधार था जिसने आगे चलकर सिंधु घाटी सभ्यता के लिए एक मंच तैयार किया। यहाँ पर हमने देखा कुछ तकनीकें, कुछ सामाजिक संगठन, खेती और व्यापार, इन सब के जो बीज थे, इन सब ने ही, यानी कि इन ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों ने उन बीजों को बोया जो आगे चलकर हड़प्पा रूपी विशाल वृक्ष के रूप में हमारे सामने आए। तो अब हम बात करते हैं कांस्य युग पर, यानी कि भारत की सबसे जानी मानी प्राचीन सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अब जब देखिएगा, अब हम बात करेंगे कांस्य काल, हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। यानी हम 20वीं शताब्दी के द्वितीय दशक पर हम बात करेंगे, जहां पर जो हमारे पाश्चात्य विद्वान हैं वो हमारे भारत के बारे में कुछ और ही सोच रखते हैं। यानी 20वीं सदी के शुरुआती दौर में दुनिया में, खासकर पश्चिमी दुनिया में, ये माना जाता था कि भारत में जब तक सिकंदर का हमला नहीं हुआ था तो भारत में कोई भी शहरी सभ्यता नहीं पनप रही थी। मेसोपोटामिया और मिस्र में तो वो लोग शहरी सभ्यता मानते हैं, परंतु भारत के बारे में वो लोग ऐसा नहीं मानते थे। वो लोग यह धारणा थी कि सिकंदर के आक्रमण के पहले भारत में कोई भी सभ्यता नहीं थी। परंतु इस शती के तृतीय दशक में इस भ्रामक धारणा का निराकरण हुआ। यानी कि दो महान पुरातत्ववादी 1920 के दशक में ऐसे हुए जिन्होंने पूरे इतिहास का रुख ही बदल दिया। उसमें दो का नाम आता है, एक तो दयाराम साहनी का और एक राखलदास बैनर्जी का, जिन्होंने क्या किया कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में खोज की। और ये खोज इतनी महत्वपूर्ण थी कि ये भारतीय इतिहास को कम से कम भी 1500 साल पहले ले गई। यानी इसने भारतीय सभ्यता को कम से कम भी 1500 साल पीछे की धकेल दिया। सोहन जो हमारे राखलदास बैनर्जी हुए हैं और जो दयाराम साहनी हुए हैं, हम इनके बहुत ज्यादा आभारी हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसी इतिहास की पर्दे खोली जिसने सबको चौंका दिया। इन्होंने क्या किया, दयाराम साहनी और राखलदास बैनर्जी ने हड़प्पा, जो कि पंजाब के मांडगामरी जिले में है, और मोहनजोदड़ो, जो कि सिंध के लड़काना जिले में है, इन्होंने प्राचीन स्थलों से पुरातत्व वस्तुएं प्राप्त करी और यह सिद्ध कर
दिया कि भले ही ये दोनों नगर 640 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से बसे हुए हैं, परंतु फिर भी ये दोनों एक ही सभ्यता के केंद्र हैं। और इस बात को जो पिगट महोदय हैं उन्होंने भी समझा, और उन्होंने तो यहाँ तक एक स्टेटमेंट दे दिया कि ये जो विशे साम्राज्य है ना, ये विशे साम्राज्य की दोनों जुड़वा राजधानियां हैं। कौन कौन सी? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। अब देखिए, केवल अब क्या हो गया कि एक तरीके से इस युग में एक क्रांति आ गई। फिर सभी लोगों ने, सभी विद्वानों ने, पुरातत्ववादियों ने अपने अपने स्तर पर खोज शुरू कर दी, और बहुत सारे यहाँ पर अब विद्वान सामने आए जिन्होंने अपनी अपनी खोज यहाँ पर आकर करनी प्रारंभ। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आज की वीडियो में इतना ही। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।